हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज एपीओ। ठीक है, देखिए राजस्थान की जो वैकेंसी आई है एपीओ से रिलेटेड, उसका एक क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया है, प्री में अलग पूछा जा रहा है, मेंस में ऑलमोस्ट पूरा ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। देखिए, जितने भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो बीएनएस को ही पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आपकी प्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे या फिर जितने भी हमारे ये जो सेक्शंस है पूछे जाने वाले हैं वो करवाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी बताऊंगी जो इसी पीडीएफ में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेंस की भी तैयारी साथ के साथ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, ठीक है, तो सेक्शन 1 हमारा किससे रिलेटेड है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं लागू होना। देखिए बच्चों, जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, ये एक्ट नंबर 45 है 2023 का। ठीक है, इसका मतलब 2023 में जितने भी एक्ट बनेंगे उसका एक्ट नंबर 45 नंबर पे आता है ये एक्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में है। हिंदी में हमने इसको भी नाम सेम ही है, भारतीय न्याय संहिता 2023। अधिनियम संख्या क्या है इसकी? 45। ये सारे सेक्शंस हैं जो प्री में पूछे जाएंगे। तो अभी हम प्री पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैंने इसको नोट्स में बताया है आपको। एक क्विक रिविजन के तौर पर हम इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट में आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ आएगी। ठीक है, अपने पास अपना बेयर एक्ट आपको लेके बैठना है। मैंने भी अपने पास अपना बेयर एक्ट रखा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी आपको साथ के साथ कवर करनी है। देखिए, पहला सेक्शन क्या बात करता है? सेक्शन फर्स्ट जो है भारतीय न्याय संहिता का, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, संक्षिप्त नाम क्या है इस एक्ट का, कहाँ तक, ठीक है, ये इसका प्रसार होता है, कब ये लागू हुआ, कब से ये शुरू हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है ये सेक्शन 1। अब देखिए इस एक्ट का नाम क्या है। अगर आप सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 देखेंगे, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अपना पेन अपने पास रखना। जैसे जैसे मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाती हुई जा रही हूँ, प्री पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ और आपकी प्रिपरेशन में ये इतना हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, क्या करना है? उसी तरह से चीजों को समझना है। अब देखिए, सबसेक्शन 1 सिंपली पता है, ये शॉर्ट टाइटल के बारे में बात कर रहा है। तो क्या है इसका नाम? द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 का। सबसेक्शन 2 किस बारे में बात कर रहा है? कमेंसमेंट के बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 किस बारे में बात कर रहा है? इसके कमेंसमेंट के बारे में बात कर रहा है। कब कमेंसमेंट में आएगा ये? जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डेट नोटिफाई करेगी, ठीक है, ऑफिशियल गेट में, ऑफिशियल गैजेट में, उसी दिन से क्या होगा? ये नोटिफाई हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोविजन में कमेंस ऑन डिफरेंट डेट्स, ये बात भी लिखी है इसमें। ठीक है, क्या कि अलग अलग धाराएं अलग अलग तिथियों से लागू भी की जा सकती है। ठीक है, सबसेक्शन 2 भी समझ आ गया कि एक्ट कब कमेंसमेंट में आया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्ट बना कब था? ये एक्ट बना था 25 दिसंबर 2023 को। ये एक्ट कब बना था? 25 दिसंबर 2023 को ये एक्ट बन गया था। ठीक है, और ये कब एनफोर्समेंट में आया? 1 जुलाई से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कमेंसमेंट में कब आया है? 1 जुलाई से। अब ये जो सबसेक्शन 3 है इसका, सेक्शन 1 का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप आईपीसी देखेंगे ना, तो आईपीसी में, क्योंकि देखो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, आईपीसी अब आने वाले टाइम में बिल्कुल ही मतलब धीरे धीरे कम इसका यूज होगा। तो अभी मैं आपको बीएनएस करा रही हूँ, साथ के साथ बेयरक्ट आप भी अपने पास आईपीसी का रखना, मैंने भी रखा है, लिंक करते हुए चलेंगे, लेकिन मेन फोकस हम इसको अपना रखेंगे बीएनएस पर भी। ठीक है, देखिए इसके तो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 1 का। अगर मैं इसको कीवर्ड दूं कि सबसेक्शन को मुझे कीवर्ड देना है, तो मैं इसको कीवर्ड दूंगी एप्लीकेशन विद इन इंडिया। इस एक्ट की ये जो एक्ट है कहां पर अप्लाई हो रहा है? तो सबसेक्शन 3 कह रहा है ये एक्ट अप्लाई होगा विद इन इंडिया भी। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 3 देखेंगे तो बहुत बड़ी सेक्शन 3 है। इसमें लिखा है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। तो ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको समझाऊं, अगर आप पहली बार ऐसे स्टूडेंट है जो बीएनएस पहली बार कर रहे हैं, और अगर मैं आपको समझाऊं
कि बेसिकली ये एक्ट क्या कह रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, तो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये सबसेक्शन 3 कह रहा है एवरी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस विद इन इंडिया शैल बी पनिश्ड अंडर द संहिता, ठीक है। भारत में अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के अनुसार दंडित होगा। सबसेक्शन 3 ये बात कर रहा है अगर किसी भी व्यक्ति ने, एवरी पर्सन यूज हुआ है शब्द, एवरी पर्सन, अब चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, इंडिया में ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो इसी एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको दंड भी मिलेगा, दंडित भी किया जाएगा। याद रखना, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये अप्लाई हो रहा है विद इन इंडिया, ये एक्ट अप्लाई हो रहा है विद इन इंडिया, सिंपल। अगर इसका सबसेक्शन 4 करें, वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है अगर कोई आपने ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया, आपने ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड इंडिया, तब क्या ये एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये सबसेक्शन 4 क्या कहा है, अ पर्सन, ये भी पर्सन वर्ड यूज कर रहा है, अ पर्सन लायबल अंडर इंडियन लॉ फॉर एन ऑफेंस committed outside India shall be dealt with under this Sahita as if the offense has been committed in India। सबसेक्शन 3 में बात हो रही थी आपने ऑफेंस कमिट किया है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आप पे बीएनएस लग जाएगी। सबसेक्शन 4 कह रहा है आपने ऑफेंस किया है इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर आपने ऑफेंस कमिट किया है, तब क्या ये आपके ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा और आपको दंडित किया जाएगा। तो ये सबसेक्शन 4 ने बोला हाँ, ठीक है, भारत के बाहर किया गया अपराध के लिए, ठीक है, यदि भारतीय कानून के अनुसार विचारण संभव है तो उस व्यक्ति पर ऐसी कार्रवाई होगी जैसे मानो उसने भारत में ही अपराध किया हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, उसने क्या करा, उस पर्सन ने इन केस अमेरिका में जाके क्या की, चोरी की। अब एक बात बताओ, अमेरिका में जाकर चोरी की, क्या भारत में चोरी करना अपराध है। ये जो लाइन लिखा है पर्सन लायबल अंडर इंडियन लॉ, क्या अगर वो इंडिया में होता तो क्या वो लायबल होता, बिल्कुल होता। क्यों, क्योंकि ये एक्ट चोरी करने को अपराध बताता है। तो अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, किसी पर्सन ने जो इंडियन लॉ से लायबल है, ठीक है, इंडियन लॉज पर अप्लाई होता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है और वो भारत से बाहर जाके कोई अपराध कर देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत के अंदर अपराध किया है, ठीक है, और उस पर कार्रवाई भी होगी, ठीक है, उस पर कार्रवाई भी होगी। तो सबसेक्शन 3 विद इन इंडिया बात कर रहा है और सबसेक्शन 4 आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है कि आपका ऑफेंस आउटसाइड इंडिया जाकर करा है, अपराध आउटसाइड इंडिया जाकर करा है, ठीक है। अभी आपको याद रखना है सबसेक्शन 4, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद सबसेक्शन 5। अब देखिए सबसेक्शन 5 है, उसके अंदर एबीसी 3 पॉइंट है। ये क्या बात करता है, ये बात कर रहा है इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, अगर वो अब्रॉड है, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसकी लाइन बोल रही है ये बियर एक्ट बता रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड, पहला इंडियन सिटीजन, ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडियन सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर मैं इसको सिंपल कीवर्ड बताऊं, सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए का कीवर्ड बताऊं तो इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो अब्रॉड है उनके बारे में बात की जा रही है। दिस संहिता अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनीवेयर आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये सबसेक्शन कह रहा है, ये सबसेक्शन क्या कह रहा है, यह संहिता विदेश में अपराध करने वाले भारतीय नागरिक पर भी लागू होती है, ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर जाके कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उस पर भी ये क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। एक बात अब डिफरेंस समझो, आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर भी तो यही वर्ड लिखा था ना, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था अ पर्सन और यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर कहा गया अगर कोई भी पर्सन इंडियन लॉ के तहत लायबल है और तब जाके वो इंडिया से बाहर आउट कमेंट वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा उसने इंडिया में कमिट किया है अपराध। लेकिन ये कह रहा है अगर इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर जाके ऑफेंस करता है तो उस पे भी ये बीएनएस का जो हमारा एक्ट है वो अप्लाई कर जाएगा। तो
ऑफेंस अगर विद इन इंडिया कर रहे हो तो भी एक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है उस पे भी कार्यवाही होगी और ऐसा माना जाएगा कि उसने इस अपराध इंडिया में किया है। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो बाहर जाके अपराध कर रहा है तो उस पे भी एक्ट अप्लाई होगा। समझ रहे हो? ठीक है। इसका बी जो क्लॉज है वो क्या कह रहा है, इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट। अब बात कर रहा है अगर कोई जो शिप है, ठीक है, वो इंडियन रजिस्टर्ड शिप है, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो ये सेक्शन क्या उस शिप पर भी अप्लाई होगा या ये सेक्शन वहां पर भी अप्लाई होगा, ये एक्ट वहां पर भी अप्लाई होगा? तो ये कह रहा है इट अप्लाइज टू ऑफेंस कमिटेड ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब एक बात बताओ, इंडियन शिप्स होती हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट होती हैं, वो सारे टाइम इंडिया में तो नहीं रहती है, ठीक है, वो इंडियन की टेरिटरी से भी बाहर जाएगी, ठीक है। ये इंडियन की जो है जैसे वाटर सी लेवल वगैरह आप देखते होंगे वो कुछ नॉटिकल माइल्स के बाद वो अलग टेरिटरी लग जाती है उस हिसाब से। तो अब ये सेक्शन कहता है अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया, इंडियन शिप पे जो रजिस्टर्ड है, इंडियन रजिस्टर्ड शिप है या फिर इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, अगर किसी व्यक्ति ने उस पर ऑफेंस कर दिया, ठीक है, उसमें क्या किया, इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट में क्या किया, ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ये एक्ट वहां पर भी अप्लाई कर जाएगा, चाहे वो शिप कहीं भी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, ठीक है। ये बात आप याद रखना। यह संहिता भारत में पंजीकृत जहाज या विमान पर किए गए अपराधों पर भी लागू होती है। अगर आपने इंडियन रजिस्टर्ड शिप या इंडियन रजिस्टर्ड जो एयरक्राफ्ट है उस पर कोई आपने ऑफेंस किया है तो ऐसा तो उस पर भी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। याद रखना, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ना, इस तरीके से याद रखना। जैसे पहला वर्ड क्या बताया, इंडियन सिटीजन अब्रॉड में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है। फिर मैंने क्या बताया, इंडियन रजिस्टर्ड शिप पर कोई ऑफेंस हो रहा है या इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। फिर बात की गई है सी क्लॉज बात कर रहा है साइबर ऑफेंसेस की। ये अप्लाई करेगा ये एक्ट उन ऑफेंसेस पर भी जो कमिट कहां हो रहे हैं, इंडिया से बाहर कमिट हो रहे हैं, लेकिन टारगेट कर रहे हैं इंडियन कंप्यूटर्स को, ठीक है, जो इंडिया में लोकेटेड है। समझ आ रही है आपको बात? अगर कोई कंप्यूटर है वो इंडिया में लोकेटेड है लेकिन जो व्यक्ति इंडियन कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है वो इंडिया से बाहर बैठा है, उस व्यक्ति पर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा, उस व्यक्ति पर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। अब एक बात बताओ, इस तरीके से हमने पढ़ा भारत के कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर विदेश में किए गए साइबर अपराधों पर भी ये संहिता लागू होती है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ने बैठेंगे, अब आप बताओ आपको समझ आएगा या नहीं आएगा? देखिए ये जो मैंने ये न्यू अप्रोच से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, एक्चुअली ये बहुत ही यूजफुल अप्रोच रही है। जब मैंने स्टूडेंट्स को जेडी जेल एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी, स्टूडेंट्स ने ही बोला है कि मैम आप इसको कंटिन्यू करो और अब मेजर लॉस को भी आप हमें इसी तरीके से समझाओ, बेयर एक्ट को साथ में रख के। देखिए बेयर एक्ट को हमने साथ में रखा है, मैं साथ के साथ इसको क्रॉस चेक भी कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे कीवर्ड्स भी लिख रही हूँ जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, बेयर एक्ट रखते जाओ, कीवर्ड्स को लिखते जाओ। अब आप एक मुझे बात बताओ, सेक्शन 1 में सबसेक्शन 5 तक क्या आपको याद नहीं हुआ है? आप मेरे साथ साथ रिपीट करो। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 किससे रिलेटेड था? शॉर्ट टाइटल से। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 किससे रिलेटेड था? कमेंसमेंट से। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 किससे रिलेटेड था? ऑफेंस जो आप विद इन इंडिया कर रहे हैं। सबसेक्शन 4 किससे रिलेटेड था? ऑफेंस जो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। सबसेक्शन 5 किससे रिलेटेड था? एयरक्राफ्ट। जो सबसेक्शन 5 है उसका एक क्लॉज किससे रिलेटेड है कि अगर आप अब्रॉड, ए से क्या है, ए से अब्रॉड, सी से क्या याद रखेंगे, साइबर कैफे, बीच में बचा बी को याद आप रख लेना, इंडियन एयरक्राफ्ट जो होता है या फिर शिप्स वगैरह होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। वो जहां जहां जाएंगे उसके साथ साथ हमारा ये लॉबी चलेगा। तो अब आप बताओ, हुआ ना आपको इजीली तरीके से याद? इसी तरीके से आपको करना है। अब ये जो सेक्शन 1 है इसका ना एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये कहती है, ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच वुड बी पनिशेबल इफ कमिटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये सेक्शन जो 1 का सबसेक्शन 5 है उसके साथ साथ हमें क्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है ऑफेंस की। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑफेंस है इसको सेक्शन 2 के 24 में, ठीक है, इसी बीएनएस का
जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन 24 है, उसमें ऑफेंस के बारे में बताई गई, लिंक करते हुए चलना। सबसेक्शन सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 ऑफेंस के बारे में बता रहा है, और ऑफेंस में उसने क्या बोला कि अपराध में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। अपराध में भारत के बाहर किया गया वह कार्य भी शामिल है जो भारत में किया जाता तो दंडनीय होता। ऑफेंस में इंक्लूड कर दिया गया है उस एक्ट को भी जो आपने एक्ट किया तो इंडिया से बाहर है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया होता तो आप पनिशेबल, आपको पनिशमेंट मिलती। तो दोनों ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप बीएनएसएस का डेफिनेशन वाला क्लॉज देखेंगे उसके अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। उसके अंदर बीएनएस में क्या बताया गया है कि जो ऑफेंस है एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन जो मेंशन किए गए ए और बी में जो वर्ड, तो उसमें क्या बताया कि ऑफेंस का मतलब क्या होगा, थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। ठीक है, जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे तब बताएंगे, तब हम उसको समझेंगे। तो ये बात याद रखना, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 के साथ भी एक्सप्लेनेशन क्लॉज दिया गया है। एपीओ में आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसेक्शन 5 जो है सेक्शन 1 का, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ऑफेंस की जो एक्सप्लेन किया गया उसमें क्या इंक्लूड किया गया, सारे बच्चे लगा कर आएंगे सेक्शन 2 का सबसेक्शन 24 वाली डेफिनेशन, लेकिन आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन दी गई है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का, तो बेसिकली मैं आपको उसका जिस्ट बता रही हूँ। इलस्ट्रेशन ये है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन मर्डर कमिट कर रहा है, ठीक है, क्या किसी भी इंडियन सिटीजन ने क्या करा, मर्डर कमिट कर दिया अब्रॉड में, तो कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड इन इंडिया। ये इसका एग्जाम्पल है, एक तरीके से इलस्ट्रेशन है। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर हत्या करता है तो उसका भारत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। क्यों क्यों चलाया जा सकता है मुकदमा भारत में भी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना इंडियन सिटीजन वाली लाइन भी, कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन बाहर जाकर अपराध कर रहा है तो उस पर भी एक्ट अप्लाई हो जाता है, उस पर भी ये एक्ट क्या है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, वर्ड याद रखना, सिटीजन वाला वर्ड यूज हुआ है, हर चीज याद रखनी है। फिर इसका सबसेक्शन 6 क्या बात कर रहा है, सेविंग क्लॉज है बेसिकली। सबसेक्शन 6 जो है इसका वो सेविंग क्लॉज है, इसके सामने आप लिख लेना। सबसेक्शन 6 ये कहता है, दिस संहिता डज नॉट अफेक्ट लॉज रिलेटिंग टू म्यूटिनी, डेजर्शन और एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो ये सबसेक्शन कह रहा है, यदि संहिता क्या है, सैनिक विद्रोह, भगोड़ा होना या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करती है, तो इन सब ये जो लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ है, डिजर्शन से रिलेटेड लॉ है, म्यूटिनी से रिलेटेड लॉ है, उन सबको सेव किया जा रहा है। ठीक है, ये सेविंग क्लॉज है, इन सारे लॉज को सेव किया जा रहा है, बीएनएस का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आईपीसी की बात करें तो ये जितना हमने पढ़ा अभी सबसेक्शन 6 तक, इस जो सेक्शन 1 है आईपीसी का उसी बारे में बात कर रहा है, और इसका जो सेक्शन 2 है ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, जिसको हमने सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 में पढ़ा था बीएनएस के, उसके साथ लिंक करना है। ऑफेंसेस कमिटेड जो है बियॉन्ड इंडिया, आईपीसी का सेक्शन 3 है, इसको हमें किसके साथ लिंक करके पढ़ा हमने अभी, सबसेक्शन 4 के साथ। ये और फिर है ये एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्सेप्ट टेरिटोरियल ऑफेंसेस वाली बात, इसको हमने कहां पर पढ़ा, जिसमें हमने रजिस्टर्ड इंडियन शिप पढ़ी, क्राफ्ट एयरक्राफ्ट पढ़ा, सबसेक्शन 5 में था। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड ऑफेंस इंक्लूड कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन जो थी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था कंप्यूटर रिसोर्स, बीएनएसएस में ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए आपको समझ आया या नहीं आया, सेक्शन 1 से अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है ना, यही एक्चुअली में क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, यही आपको याद रहते हैं जब आप रिटर्न में जब आप रिटर्न आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब हमारा है बीएनएसएस का जो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है, अगर आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज को मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको बताया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में एक तरीके से
प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हुए जाएं और मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते जाए तो देखिए कैसा होगा। अब आपको क्या करना है, अपना ध्यान से माइंड खोल के रखना है। मैं आपको जल्दी से इसकी तैयारी कराऊंगी। देखो एक्ट, तो एक्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, सिंगल एक्ट को भी, सीरीज ऑफ एक्ट को भी, यही क्वेश्चन बनेगा। कार्य से तात्पर्य है एक कार्य या फिर अनेक कार्य की श्रृंखला, दोनों ही है, दोनों को हम कार्य बोलेंगे। एग्जाम्पल, throwing one stone is a single act, throwing stones repeatedly is a series of acts। ठीक है, एक पत्थर फेंकना एक कार्य है, जबकि बार बार पत्थर फेंकना भी कार्य की श्रृंखला है, इसको याद रखना। दूसरा एनिमल, ठीक है, एनिमल को डिफाइन किया गया है कि पशु क्या है, तो देखिए बताया गया एनिमल का मतलब है हर एक लिविंग क्रिएचर, ठीक है, लेकिन मनुष्य को छोड़कर। तो पशु से क्या अभिप्राय है, मनुष्य को छोड़कर प्रत्येक जीवित प्राणी क्या माना जाएगा, हमारा पशु माना जाएगा। एग्जाम्पल, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब एनिमल है लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है। फिर बताता है चाइल्ड का मतलब क्या है। देखो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, उसको समझा के बता रही हूँ मैं आपको। बेयर एक्ट तो आप खुद पढ़ते हुए जाओगे ना साथ के साथ, समझना आपको लिस्ट है। तो चाइल्ड का मतलब क्या, तो बीएनएस बताता है कि अगर कोई भी जो है 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक होगा। और चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आपको 18 ईयर्स ऑफ एज को क्या है, 18 ईयर्स एज को क्या है आपको अंडरलाइन करना है अपने बेयर एक्ट में, ठीक है। और साथ के साथ लिंक विद कर लो इसको कि जो पॉक्सो है उसका जो सेक्शन 2 का क्लॉज डी है उसमें भी चाइल्ड की डेफिनेशन की बात की गई है, क्योंकि आपका पॉक्सो भी पूछा जा रहा है। इसी तरीके से हम क्या है लिंक करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर कोई 17 साल का क्या है एक बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, वेयर एज एन 18 ईयर ओल्ड कौन है, बच्चा नहीं माना जाएगा। 17 वर्ष का लड़का बालक है, जबकि 18 वर्ष का व्यक्ति बालक नहीं माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। काउंटरफीट, अगर आप काउंटरफीट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कूट रचना की डेफिनेशन पढ़ेंगे, काफी बड़ी है लेकिन उसका जस्ट बता देती हूँ। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, मेकिंग वन थिंग रिजेंबल अनदर विद द इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, क्या कह रहा है ये, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा बनाकर, आपने क्या किया, एक वस्तु है उसको दूसरी वस्तु जैसा बनाकर दिखाया है, क्यों, धोखा देने का उद्देश्य है, ठीक है, आपने उसको धोखा देने के उद्देश्य से तैयार किया है, इसी को हम कूट रचना कहेंगे। दो चीजें याद रखना, क्या क्या, एक तो आपने जो काउंटरफीट का मतलब क्या है, जब आपने वन थिंग रिजेंबल टू अनदर थिंग, और इंटेंशन क्या है आपकी, डिसीव करना। जबकि आप डेफिनेशन में देखेंगे तो दोनों वर्ड लिखा है, इंटेंशन या नॉलेज, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे कि किसी अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, देखो हमने क्या बोला कि जब एक चीज किसी दूसरी जैसी चीज दिख रही है और आपने उसको इसलिए बनाया है ताकि आप किसी को, दूसरे इंसान को धोखा दे सके, ठीक है, इस इंटेंशन से बनाया, इस नॉलेज से बनाया, तो हम उसको काउंटरफीट कहेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन ने ये बोला कि क्या किसी एक चीज का दूसरे चीज जो आप बना रहे हैं उसका बिल्कुल समान होना जरूरी है, या फिर मतलब एग्जैक्ट इमिटेशन जरूरी है, नहीं, बिल्कुल समान होना आवश्यक नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन 1 ने हमें क्लियर कर दिया। क्या, एग्जैक्ट लिमिटेशन जरूरी नहीं है, बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल, आपने प्रिंट किया नकली 500 रुपए का नोट, जो कि लग रहा है, सिमिलर लग रहा है जेन्युइन नोट्स के तरह, तो हम बोलेंगे काउंटरफिटिंग हुई है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, if the resemblance if is enough to deceive a person, the court presumes an intention to deceive unless proved otherwise। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है, सिंपल सी बात, कि यदि जो समानता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाए, तो विपरीत सिद्ध होने तक धोखा देने का आशय ही माना जाएगा। अब देखते हैं ना, कभी कभी जैसे कि जो नकली नोट होते हैं, है ना, नकली नोट बनाए जाते हैं, वो नकली जो नोट बनाए गए हैं उनका रिजेम्बलेंस जो है इतना है, समानता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा ना तो धोखा खा जाएगा और मान लेगा ये असली ही 500 का नोट है। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि अब तो हम ये ही मानेंगे, आपने आपने जो नोट बनाया है ये आपने धोखा देने के लिए ही बनाया है, जब तक कि आप ये सिद्ध ना कर दो कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो 200 का नोट होता है, 500 का नोट होता है उसको कभी कभी जान के भी नकली बनाया जाता है, ठीक है, इमिटेटेड रुपीज बोलते हैं। कभी बच्चों के हाथ में आपने देखे होंगे ना, वो नकली नोट्स होते हैं, जो बच्चे जो उनके खाने वाली चीज होती है उनके साथ एक्चुअली निकल के आता है, तो वहां पर क्या है, इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की,
ठीक है। लेकिन कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगा आपकी इंटेंशन थी डिसीव करने की। अगर रिजेम्बलेंस इतनी है कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाए तो फिर तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा आपकी इंटेंशन थी, लेकिन आपको क्या है फिर प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। तो ये दो एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, काउंटरफीट पढ़ा, उसमें हमने चीज क्या पढ़ी कि आपकी इंटेंशन थी धोखा देने की। एक्सप्लेनेशन वन ने क्या बोला, बिल्कुल एग्जैक्ट इमिटेशन हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि आपकी इंटेंशन थी डिसीव करने की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वन के सामने आपको एग्जैक्ट जो इमिटेशन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना, और एक्सप्लेनेशन टू के सामने आप क्या करते होगे, प्रिजम्पशन से रिलेटेड है, प्रिज्यूम कर रहा है कोर्ट यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, अरे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। डिफिकल्ट नहीं है, इस तरीके से कीवर्ड्स तो पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 5 जो कि कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, न्यायालय से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा गया, कोर्ट का मतलब है कोई भी जज, बॉडी ऑफ जज। ठीक है, जो लीगली एम्पावर्ड है टू एक्ट जुडिशियली। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए जो अधिकृत न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीशों का समूह होता है उसे न्यायालय कहेंगे। याद रखना, एक जज होगा तो भी कोर्ट कहलाएगा, और बहुत सारे जजेस की बॉडी होगी उसको भी हम कोर्ट कहेंगे, अगर उनको क्या है, अगर वो एम्पावर्ड है, लीगली एम्पावर्ड है जुडिशियली एक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या है, न्यायिक कार्य, अगर कोई भी जज और बॉडी ऑफ जज न्यायिक कार्य कर रहा है तो हम बोलेंगे वो कोर्ट है। ठीक है, जैसे कि सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे कोर्ट है अंडर दिस लॉ। ठीक है, सबसेक्शन 6 बात करता है डेथ से रिलेटेड। ठीक है, तो डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब होगा डेथ ऑफ ह्यूमन बींग। यहाँ पे सिर्फ डेथ का मतलब ह्यूमन बींग की डेथ से रिलेटेड है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इसका मतलब जहां जहां आप डेथ वर्ड पढ़ोगे वहां वहां आप डेथ ऑफ ह्यूमन बींग ही समझना। ठीक है, जब तक कि क्या है, कुछ और बात ना की गई हो, जब तक कि कोई कॉन्टेक्स्ट जो है अदरवाइज नई चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो मृत्यु से अभिप्राय सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु से ही है। एग्जाम्पल, द डेथ ऑफ अ पर्सन इन एन एक्सीडेंट इज कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। ठीक है, जैसे सड़क दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो इस परिभाषा के अंतर्गत आएगी, और ये एक्सीडेंट वाला जो क्लॉज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सबसेक्शन 7 है वो किससे रिलेटेड है, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से रिलेटेड है, डिसऑनेस्टली। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, डूइंग एनीथिंग, क्या इंटेंशन है आपका, रॉन्गफुल गेन कॉज करना, रॉन्गफुल गेन हो जाए टू वन पर्सन, या फिर रॉन्गफुल लॉस हो जाए किसी को। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गया डिसऑनेस्टली का। बेईमानी से मतलब क्या है, किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना, या किसी अन्य को, या तो आपने किसी को अनुचित लाभ पहुंचा दिया या फिर किसी अन्य को अनुचित हानि पहुंचा दिया आपने। ठीक है, अनुचित हानि पहुंचाना के इरादे से किया गया कार्य बेईमानी से किया गया कार्य कहलाएगा। सिंपल सी बात समझ है, अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे किसी को क्या है, अनुचित हानि पहुंच रही है या फिर अनुचित लाभ पहुंच रहा है, तो जो आपने वो कार्य किया वो एक्ट आपका क्या माना जाएगा, वो एक्ट आपका माना जाएगा कि वो बेईमानी से किया गया कार्य है, वो डिसऑनेस्टली है। ठीक है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये दो वर्ड्स है, इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे कि हमने क्या याद किया था, काउंटरफीट में डिसीव वर्ड याद किया था। ठीक है, डिसीट। ठीक है, जैसे हमने काउंटरफीट में डिसीट वर्ड को याद रखा, उसी तरीके से डिसऑनेस्टली में दो वर्ड याद रखते हैं, रॉन्गफुल गेन कर रहे हो और आप रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो। किससे, आपकी इंटेंशन है कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो जाए, रॉन्गफुल लॉस हो जाए, और वो जो कार्य किया है उसी को हम डिसऑनेस्टली बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ए स्टील्स बी's मोबाइल फोन टू सेल इट एंड अर्न मनी, ए एक्ट डिसऑनेस्टली बिकॉज ही गेन्स रॉन्गफुली एंड बी सफर रॉन्गफुल लॉस। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया ना, क्या हुआ, ए बी का मोबाइल चुराकर बेच देता है। अब ए को तो यहाँ पे अनुचित लाभ मिला है, ए को तो यहाँ पे रॉन्गफुल गेन हुआ ना, और बी को यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ए ने इस कार्य को बेईमानी से किया है। ठीक है, जब किसी कार्य को, ये याद रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या ये डिसऑनेस्टली है या नहीं है, क्या ये बेईमानी से किया हुआ कार्य है या नहीं है। याद रखना, रॉन्गफुल गेन हो रहा है एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम की ट्रिक्स हैं, वन लाइनर्स हैं, इनको याद रख लेना। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा था एक्ट से रिलेटेड। एक्ट से हमने दोनों, एक्ट में हमने दोनों चीजें पढ़ी, एक एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। एनिमल में हमने पढ़ा कि ह्यूमन को एक्सक्लूड किया गया है,
चाइल्ड में हमने क्या पढ़ा, 18 से कल का जो व्यक्ति होगा उसको हम 18 साल से कम का व्यक्ति होगा उसको हम बच्चा कहेंगे, बालक कहेंगे। काउंटरफीट में हमने क्या चीजें पढ़ी, एक तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, प्लस डिसेप्शन भी होना चाहिए। कोर्ट में हमने पढ़ा जज और बॉडी ऑफ जज जो जो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेथ। डेथ में हमने सिर्फ ह्यूमन डेथ के बारे में पढ़ा। डिसऑनेस्टली में हमने क्या पढ़ा, जब आपकी इंटेंशन है, ठीक है, दो वर्ड याद रख, इसमें दो चीजें हैं, इंटेंशन है आपकी रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन कॉज करने की, तो वो हमारा हो जाएगा। हुआ ना कितने अच्छी तरीके से आपको रिवीजन। अब आप एक बात बताओ, प्री के पर्पज से भी आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया और मेंस के पर्पज से भी। क्यों? क्योंकि मेंस के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, देखो मेंस में ना हमेशा ये नहीं है कि बस आपको लिखते हुए जाना है, आपके माइंड में वो वर्ड्स इम्प्रिंट हो, जब आप लिखो तो आपके पास एग्जैक्ट वर्ड हो लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने जो अभी ये वर्ड्स पढ़े थे ना सारे, रिजेम्बलेंस और ये सब चीजें, तो यही आपकी मेंस की तैयारी है। बस क्या करना है, जो जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसको लिखते हुए जाओ। और मैं सच बता रही हूँ, आप जितना जिस्ट लिखेंगे, एसेंस लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, उतने ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है, एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और फिर क्या है, आपका इंप्रेशन भी बेकार हो जाता है। फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। दस्तावेज हम किसे बोलेंगे, तो अ डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस, ठीक है। जब आप बीएससी पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें भी डॉक्यूमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अ डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, ठीक है, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब ऑन एनी सब्सटेंस, ठीक है, बाय लेटर, फिगर, मार्क्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस। सिंपल सी बात कह रहा है, दस्तावेज से क्या मतलब है, दस्तावेज से मतलब एक ऐसी सामग्री से है, एक ऐसे सब्सटेंस से है जो क्या है, अक्षर, अंक या चिन्ह या फिर इन सबको मिला के किसी भी माध्यम, ठीक है, किसी भी माध्यम पर व्यक्त या अंकित की गई हो, किसी भी चीज पर आपने उसको व्यक्त कर दिया है, अंकित कर दिया है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोई भी अक्षर, अंक, चिन्ह, ठीक है, आपने किसी भी सामग्री पर क्या है, अंकित कर दिए, तो वो सामग्री हमारी हो गई है दस्तावेज, ठीक है। और इसमें साथ में क्या इंक्लूड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी हमने क्या माना है, डॉक्यूमेंट माना है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये वर्ड याद रखना, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस, ठीक है, जिनको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो ये हम बोलेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहती है इट डजंट मैटर हाउ और ऑन विच मटेरियल द राइटिंग, फिगर और मार्क्स आर मेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपने लिखा है वो किस चीज पर लिखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर आप लिखा है, मतलब हमने पढ़ा ना कि किसी भी सामग्री पर आपने कोई भी चीज लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेज पर ही लिखोगे तो भी हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेखन, अंक या चिन्ह किस माध्यम या किस पदार्थ पर बनाए गए हैं ये जरूरी नहीं है। इट इज ऑल्सो इररेलेवेंट वेदर द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली यूज्ड इन कोर्ट और नॉट, और ये भी आवश्यक नहीं है कि उनका न्यायालय में उपयोग हो, ठीक है। यदि उनका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो वह दस्तावेज है, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखते होंगे, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बस कुछ भी लिख देते हैं ना, अब वो तो सब्सटेंस कुछ भी है, कुछ भी अंकित कर दिया, तो इस पर्पज से क्या हम उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे। तो ये कह रहा है, ये मैटर ही नहीं करता कि जो वो राइटिंग है वो किस मटेरियल पे लिखी, मतलब जो मटेरियल है, ठीक है, हाउ और विच मटेरियल द राइटिंग और फिक्स ऑन, जो बनाए कैसे गए हैं, किस मटेरियल पे बनाए, इट डजंट मैटर। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसी के बारे में बात करती है, ठीक है। जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको रिटर्न किया गया है पेपर पे या फिर टाइप किया गया है कंप्यूटर पे या फिर स्टोर किया गया है पीडीएफ पे, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन ए देखो, इलस्ट्रेशन सिंपल सी बात कह रहा है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में, उसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है एज एविडेंस। अनुबंध की लिखित प्रति दस्तावेज है क्योंकि उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात याद रखना जो मैंने आपको बताई है डॉक्यूमेंट वाली, विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, क्योंकि आपको पता है ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बेशक से वो डॉक्यूमेंट है लेकिन हम उसको एविडेंस के तौर पर हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप बीएससी पढ़ेंगे तो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो बातें होती हैं, ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, तो इसमें बोला गया वो डॉक्यूमेंट्स
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किसको मानेंगे, साथ के साथ जिसको हम एविडेंस के लिए यूज कर सकें। ठीक है, तो जैसे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम उसको एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बी क्या रहा है, जो चेक, ठीक है, बैंक इशू करता है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। चेक भी क्या है, एक दस्तावेज है। ठीक है, इलस्ट्रेशन बी कहता है। इलस्ट्रेशन सी कह रहा है अब पावर ऑफ अटर्नी, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है कि जब कोई भी हम अपना काम किसी और को करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं, रिटर्न में उसको पावर दे देते हैं। ठीक है, जैसे लैंड है, मेरी कोई लैंड है, मैंने किसी व्यक्ति को ये पावर दे दी कि तुम उसको बेच सकते हो, मेरी लैंड से डील कर सकते हो। तो जब मैंने उसको वो पावर दी है तो एक्चुअली उस पर्सन को वो पावर ऑफ अटर्नी मिलेगी। ठीक है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलेगा। जो पावर ऑफ अटर्नी है वो भी एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम एक दस्तावेज मानेंगे। इलस्ट्रेशन डी कह रहा है कोई मैप है, कोई प्लान है जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि हम उसको डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है एज अ एविडेंस, तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा। साक्ष्य के रूप में उपयोग होने वाला नक्शा या योजना भी क्या है, दस्तावेज है। अगर हम किसी भी चीज को साक्ष्य के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, दस्तावेज है। इलस्ट्रेशन ई कहता है रिटर्न डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। लिखित जो हम निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं वो भी दस्तावेज है। याद रखना, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन रिटर्न में वो भी डॉक्यूमेंट होता है। एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन टू अगर देखेंगे, सिंपल सी बात कहता है जो वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो मार्क्स होते हैं, अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू कमर्शियल और कॉमन यूसेज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इवन इफ दे आर नॉट एक्सप्रेसली रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जितना अभी तक हमने पढ़ा ना वो सब स्टूडेंट्स को आता है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। ये क्या बोल रहा है, जो व्यापारिक, ठीक है, या प्रचलित प्रथा के अनुसार, ठीक है, जो कॉमन यूसेज में जो यूज हो रहे थे, ठीक है, या व्यापार में, या व्यापारिक या प्रचलित प्रथा के अनुसार जिन शब्दों को, चिन्हों को या संकेतों का विशेष अर्थ होता है, हम उन्हें भी दस्तावेज का भाग मानेंगे, भले ही वे स्पष्ट रूप से ना लिखे गए हो। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड और मार्क्स, ठीक है, कॉमन यूसेज में, ठीक है, कमर्शियल यूसेज में या कॉमन यूसेज में हमने उसको यूज किया है, ठीक है, तो वो भी हमारे डॉक्यूमेंट का पार्ट है, चाहे वो एक्सप्रेसली रिटर्न ना हो। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि अब तक हमने जितना भी पढ़ा रिटर्न से रिलेटेड पढ़ा, लेकिन अगर जहां भी कमर्शियल और कॉमन यूसेज की बात आएगी तो फिर वहां पर हम क्या कहेंगे कि अगर वो एक्सप्रेसली रिटर्न नहीं भी है लेकिन अंडरस्टूड किया जा सकता है उनको, ठीक है, क्या है, उन चिन्हों या संकेतों का विशेष अर्थ है, तो वो भी दस्तावेज का भाग माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ए साइंस ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय कमर्शियल प्रैक्टिस इट मीन्स पे टू द होल्डर, द एंडोर्समेंट इज डॉक्यूमेंट। बात समझ आई। एक विनियमित विनियम पत्र है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आप सबको पता है क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि आप तीसरे व्यक्ति को क्या है, पेमेंट कर देना। ठीक है, बेसिकली इसमें 3 पार्टी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले तो बैंक, जैसे कि एक ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, जो विनियम पत्र है उसके पीछे हस्ताक्षर करता है। ए जो है विनियम पत्र के पीछे अब हस्ताक्षर किया है, उसने खाली हस्ताक्षर किया है। अब व्यापारिक प्रथा के अनुसार इसका मतलब होता है कि जो धारक को भुगतान करे, ठीक है, पे टू द होल्डर। तो अब यहाँ पर ये जो एंडोर्समेंट किया गया है ना, जो साइन किया गया है, ये भी एक दस्तावेज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल यूज है, एक कॉमन यूसेज है ये। ठीक है, ये कमर्शियल प्रैक्टिस है एक तरीके से। तो अब देखो, अब एमसीक्यू जब आपका यहाँ से बनेगा ना किसी भी एग्जाम में, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये आपका बेयर एक्ट का ही है, लेकिन आप उसको कभी भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते नहीं हो तो उससे समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब देखिए, अगर मैं वन लाइनर में बताऊं तो डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया गया था इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी। दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों ही शामिल थे। ठीक है, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, और जो मोड था वो ऑफ राइटिंग का वो इमटेरियल है। ठीक है, लेकिन किस माध्यम पर है या किस पदार्थ पर है ये फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। ठीक है, और जो एक्चुअल यूज होगा इन कोर्ट में ये भी जरूरी नहीं है कि न्यायालय में वास्तविक उपयोग होना ही आवश्यक है तभी हम इसको डॉक्यूमेंट मानेंगे। फिर चेक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पावर ऑफ अटर्नी हो गया, मैप, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। और व्यापारिक प्रथा के अनुसार जो चिन्ह होते हैं या एंडोर्समेंट होते हैं, उनका जो अर्थ होता है उसको भी मान्य किया जाता है, वो भी रिकॉग्नाइज है। बात समझ आ गई। डॉक्यूमेंट वाली डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर है सेक्शन 2 का 9, फ्रॉड्यूलेंटली, कपट पूर्वक। ठीक है, अब कपट पूर्वक का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट का मतलब सिंपल सा है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं
आपकी इंटेंशन है किसी को डिफ्रॉड करने की, अनदर पर्सन को डिफ्रॉड करने की आपकी अगर इंटेंशन से आप कोई काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो फ्रॉडुलेंटली हुआ है कार्य। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था डिसऑनेस्टली में, कि जब आप किसी को इंटेंशन से रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको क्या बोला था कि वो डिसऑनेस्टली वो एक्ट डिसऑनेस्ट है। उसी तरीके से अगर आपके एक्ट से आप किसी पर्सन को इंटेंशन के साथ डिफ्रॉड कर रहे हैं तो माना जाएगा वो फ्रॉडुलेंटली है। ठीक है, कपटपूर्वक का अर्थ है किसी को धोखा देने के इरादे से कोई कार्य करना, किसी को धोखा देने के इरादे से कोई कार्य करना। जैसे कि हमने काउंटरफीट में भी पढ़ा था डिसीविंग वर्ड। ठीक है, कैसा था उसमें कि आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो रिजेम्बलेंस कर रहा है। ठीक है, देखो मैं एक चीज को 10-10 बार बोलूंगी ताकि आपके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाए और आप भूले ना। जैसे कि ए सेल्स अ फेक गोल्ड चेन एज अ रियल गोल्ड टू अर्न मनी, ही एक्ट फ्रॉडुलेंटली। ये क्या है, नकली जो है सोने की चेन को असली बताकर बेचता है। तो ये क्या है, फ्रॉडुलेंटली कार्य है, क्योंकि यहाँ पे उसने फ्रॉड किया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर जेंडर से मतलब क्या है, लिंग। तो देखो लिंग इसमें अगर जो प्रोनाउन ही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मेल ही होगा। ही का मतलब आप इंक्लूड कर लो मेल भी, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में वर्ड्स यूज होंगे ही, तो आप उसको सिर्फ मेल नहीं समझेंगे, तीनों समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ही में पुरुष, महिला और तथा ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है ट्रांसजेंडर हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर का अर्थ वही होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, तो जो TPPR एक्ट में दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, वेयर एवर VNS यूज द वर्ड ही, इट अप्लाइज टू एवरी जेंडर। फिर है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11, गुड फेथ का मतलब क्या होगा, सद्भावना का मतलब क्या होगा, कि अगर कोई भी काम आपने गुड फेथ, हम कब मानेंगे कि कोई भी काम गुड फेथ में हुआ है, तो अगर कोई भी, हम तब मानेंगे कोई भी काम गुड फेथ में हुआ है जब आपने उसको ड्यू केयर के साथ और अटेंशन के साथ किया है। बट यहाँ पर यूज हुआ है एंड, इसका मतलब दोनों ही चीज होनी चाहिए। कोई कार्य तभी सद्भावना में माना जाएगा जब उसे आपने उचित सावधानी और क्या है, ध्यान के साथ किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ डॉक्टर केयरफुली एग्जामिन्स अ पेशेंट बिफोर ट्रीटमेंट, ही एक्ट्स इन गुड फेथ। ठीक है, डॉक्टर उपचार से पहले मरीज की पूरी जांच करता है, तो मतलब क्या हुआ कि इसने सद्भावना में काम किया है। फिर इसका सबसेक्शन 12, गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट से मतलब दोनों ही चीजों से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। जैसे ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। फिर सबसेक्शन 13, हार्बर का मतलब क्या होता है, आश्रय देने का मतलब क्या होता है। अगर आप हार्बर की डेफिनेशन देखेंगे तो बेसिकली इसका जिस्ट ये है कि हार्बर के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्या कि अगर आप किसी को शेल्टर दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, या फिर उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये सारा काम किया, किस लिए किया आपने, ताकि आप उस पर्सन को क्या कर सके, उसको उस पर्सन की गिरफ्तारी से बचा सके, तो हम बोलेंगे वो हार्बर है। ठीक है, तो आश्रय देने का मतलब है जब किसी व्यक्ति को रहने की जगह, भोजन, पैसे, कपड़े, हथियार, वाहन या किसी भी प्रकार की सहायता देकर गिरफ्तारी से बचाना शामिल है। ठीक है, तो आपको क्या वर्ड अंडरलाइन करना है कि आप यहाँ पर एस्केप कर रहे हैं, अरेस्ट, और जो बेयर एक्ट में वर्ड दिया गया है वो वर्ड क्या है, इवेड एप्रीहेंशन। मतलब इवेड एप्रीहेंशन मतलब कि आप पर्सन का क्या है, अरेस्ट को एस्केप करा रहे हैं, इसलिए आप उसको शेल्टर, फूड वगैरह ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बोला जाएगा हार्बर। जैसे ए हाइड्स अ क्रिमिनल इन हिज हाउस एंड गिव्स फूड एंड गिव्स हिम फूड टू अवॉइड अरेस्ट, अपराधी को अपने घर में छिपाकर भोजन देता है ताकि वो पुलिस से बच सके, तो ये हार्बर है। इंजरी का मतलब क्या होगा, ठीक है, इंजरी का मतलब क्या होगा, तो इंजरी का मतलब क्या बताया गया कि अगर आप किसी को इलीगली हार्म कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ताकि कॉज हो जाए उस पर्सन का जो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, जो पर्सन की बॉडी है, माइंड है, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उसको आप इलीगली क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे इंजरी है। ठीक है, क्षति से अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई हानि। ठीक है, तो अगर आप हार्म कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो इंजरी कहलाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहे हैं इलीगल तरीके से, तो हम बोलेंगे इंजरी हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने डिफेम कर दिया समवंस
रेपुटेशन बाय पब्लिशिंग फॉल्स एलिगेशन, तो वो एक तरीके की इंजरी है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं तो डिफेमेशन एक अलग तरीके का, डिफेमेशन भी एक तरीके का ऑफेंस है, ठीक है। अगर आपको बीएनएस देखेंगे तो डिफेमेशन को एक क्या है, ऑफेंस बताया गया है। और आपको पता है डिफेमेशन जो है एक सिविल रॉन्ग भी होता है और एक ये इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो बीएनएस में जो बात की गई है इसकी डिफेमेशन की, वो हमारी सेक्शन 356 में दिया गया है, ठीक है। तो बताया गया है बेसिकली इंजरी का मतलब क्या है कि आप किसी को भी इलीगली हार्म कर रहे हैं पर्सन को। फिर है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15, इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इसका मतलब क्या होता है, अवैध, ठीक है, या विधिक रूप से बाध्य, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो देखिए एनीथिंग दैट इज ऑफेंस, हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग that is an offense prohibited by law or gives rise to a civil action is illegal, ठीक है। याद रखोगे क्या कह रहा है वो, अगर जो कार्य क्या है, जो कार्य अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसे सिविलवाद का अधिकार बने या जिसका सिविलवाद का आधार बने तो वह अवैध है, इलीगल है। तो इलीगल शब्द, इलीगल मतलब समझ आ गया आपको कि अगर कोई चीज ऑफेंस है तो हम बोलेंगे इलीगल है, कोई भी चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो हम बोलेंगे वो इलीगल है। कोई भी चीज जिससे आपको क्या है, सिविल एक्शन जिससे राइज हो सकता है, मतलब आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या कहलाई जाएंगी, वो इलीगल कहलाई जाएंगी, ठीक है। एनीथिंग, कोई भी चीज जैसे ऑफेंस है, जैसे कि चोरी करना क्या है, ऑफेंस है, तो हम उसको बोलेंगे इलीगल है, ठीक है। स्मोक करना प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है तो वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, डिफेम कर दिया किसी को, तो वो ग्राउंड होता है कि आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या माना जाएगा, वो फिर इलीगल है। तो इलीगल वर्ड याद रखो। फिर पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग व्हेन फेलिंग टू डू, तो वो हम इलीगल, उसको फिर हम इलीगल बोलेंगे जब क्या है, जो कार्य को नहीं करना था, ठीक है, जो कार्य को ना करना कानून के विरुद्ध हो, कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो माना जाएगा आपने कानून के विरुद्ध काम किया है। तो उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति क्या है, विधिक रूप से बाध्य हो, तो हम बोलेंगे वो लीगली बाउंड माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इलीगल और लीगल बाउंड टू डू की बात की गई है। अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग व्हेन फेलिंग टू डू इट्स व्हेन फेलिंग टू डू इट इज इलीगल, ठीक है। आपको बात समझ आ गई कि अगर कोई भी काम, ठीक है, आपने नहीं किया, आप उसका मतलब कोई भी काम ऐसा है जिसको आपको करना ही है, तो वो कहा जाएगा कि आप लीगली बाउंड है उस काम को करने के लिए, और नहीं करेंगे तो ऐसे कहा जाएगा कि वो इलीगल है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट है, लीगली बाउंड होता है ना कि वो मेंटेन करे ऑफिशियल रिकॉर्ड। एक लोक सेवक सरकारी जो होता है वो अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो गया, वो इलीगल हो गया ना फिर तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर सबसेक्शन 16 क्या कहता है, जज कौन होगा, तो अ जज पर्सन, अ जज इज अ पर्सन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज अ जज, ठीक है, एंड इंक्लूड एनी पर्सन और बॉडी लीगली एम्पावर्ड टू गिव अ फाइनल जुडिशियल डिसीजन। अब डिफरेंस याद रखना है आप लोग। हमने यहाँ पे क्या बोला, न्यायाधीश उस व्यक्ति को माना है जिसे आधिकारिक रूप से न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दो चीजें याद रखना, ऑफिशियली अपॉइंट, उसका ऑफिशियली अपॉइंट होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या की गई है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया उस पर्सन को और बॉडी को जो लीगली एम्पावर्ड है टू गिव अ फाइनल जुडिशियल डिसीजन, और जो फाइनल जुडिशियल डिसीजन देने के लिए एम्पावर है तो हम बोलेंगे वो जज है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, वो जज है। लेकिन जब हमने कोर्ट वाली डेफिनेशन पढ़ी थी तो कोर्ट में हमने क्या बोला था कि जब कोई जज एम्पावर्ड होता है जुडिशियली एक्ट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोर्ट बोलते हैं। जब जज क्या करता है, जुडिशियली एक्ट करता है, बॉडी ऑफ जज जुडिशियली एक्ट करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो कोर्ट है। अब बात आ रही है कि जज कौन है, तो हमने क्या बोला, जब जज वो व्यक्ति है जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया जा रहा है, आप फाइनल जुडिशियल डिसीजन दो। फाइनल जुडिशियल डिसीजन, ये वर्ड दोनों में
डिफरेंस है, ठीक है, कोर्ट और जज का, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। कोर्ट वाली डेफिनेशन में ना डाल दे, या फिर जज वाली बात को कोर्ट वाली डेफिनेशन में ना डाल दे, या कोर्ट वाली बात को जज वाली डेफिनेशन में ना डाल दे, या आपको वाइस वर्सा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है सबसेक्शन 16 का जो सब क्लॉज 1 है, वो क्या कह रहा है, अ पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिलीवर अ फाइनल जजमेंट इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज अ जज। जो व्यक्ति सिविल या फिर आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय देने के लिए कानून द्वारा अधिकृत है वह न्यायाधीश है। सबसेक्शन 2 ये कहता है, बॉडी ऑफ पर्सन लीगली एम्पावर्ड टू गिव सच जजमेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज जज। यहाँ पे तो हमने क्या बोला था, जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर बॉडी ऑफ पर्सन है फिर उनको लॉ ने अगर एम्पावर किया है ऐसे जजमेंट देने को, तो वो भी हम जज, उसको भी हम जज कहेंगे। जैसे हमने कोर्ट में कहा जज और क्या कहते हैं बॉडी ऑफ जजेस, उसी तरीके से हमने यहाँ पढ़ा कि जो है पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन जो कि क्या है फाइनल जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड हो, उसको हम जज कहेंगे। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, अ मजिस्ट्रेट हु कैन इम्पोज अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट, वो भी जज है। अगर कोई जुर्माना या कारावास देने की शक्ति रखने वाला मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश होता है। अब इसके कीवर्ड देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा था फ्रॉडुलेंटली में, तो कोई ऐसा फ्रॉडुलेंटली था, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कीवर्ड पढ़ा था, डिफ्रॉड, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। जेंडर में हमने क्या पढ़ा था, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों ही ऐड है। गुड फेथ में हमने क्या पढ़ा था, ड्यू केयर है और अटेंशन होगी तो हम बोलेंगे कि वो काम आपने गुड फेथ में किया है। गवर्नमेंट में सेंट्रल स्टेट दोनों ही ऐड है। हार्बर में हमने क्या पढ़ा, जब आप शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, किस लिए, ताकि आप उसकी जो एस्केप है, उसका जो अरेस्ट है उसको बचा सकें। इंजरी में हमने क्या पढ़ा, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पर अगर आप क्या कर रहे हैं, इलीगल हार्म कर रहे हैं, इलीगल हार्म पहुंचा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंजरी हो गई। इलीगल का मतलब क्या था कि जब कोई ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऑफेंस हो गया या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया, और एक ही चीज थी कि जो वो क्या कर रहा है, सिविल एक्शन के लिए आपको जो ग्राउंड है मिल रहा है, ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे, इलीगल है। और जज में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई लीगली एम्पावर्ड है फाइनल जजमेंट देने के लिए, तो हम बोलेंगे वो पर्सन क्या है, जज है। बताइए, आइए आया आपको समझ। देखिए इस तरीके से पढ़ेंगे ना, बहुत, मैं बोल रही हूँ आप ना तो कभी भूलेंगे और बहुत अच्छी कमांड आपकी आ जाएगी। और मुझे लगता है कि लॉ को इसी सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ना चाहिए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ये सब चीजें फेस की है, तो मुझे पता है कि किस पॉइंट पर कैसे डील करना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 17 लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब जीवन को कैसे डिफाइन किया गया। तो लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। जैसे हमने डेथ पढ़ा था, डेथ किसकी डेथ, ह्यूमन बीइंग की डेथ, तो लाइफ किसकी लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ, जब तक किसी और की लाइफ के बारे में बात ना की गई हो, ठीक है। तो जीवन से अभिप्राय मनुष्य के जीवन से जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्राय ना हो। एग्जाम्पल, इन एन इफ इन ऑफेंस लाइक मर्डर, तो लाइफ रेफर्स टू द लाइफ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी कुत्ते का मर्डर कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफेंस में अगर वर्ड यूज हुआ है लाइफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, एनिमल की नहीं, ठीक है। फिर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 18 बात करता है लोकल लॉ। सिंपल सी बात कहता है जो लोकल लॉ है वो एप्लीकेबल होगा ओनली वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल लॉज वैसे भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे राजस्थान के लोकल लॉज होंगे तो राजस्थान पर ही अप्लाई होंगे, इसलिए उनको लोकल लॉ कहा गया, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट पर वो अप्लाई होते हैं। जैसे राजस्थान एक्साइज एक्ट है तो वो राजस्थान में ही अप्लाई होगा और वो एक लोकल लॉ है। अब देखिए मैन का मतलब क्या है, तो देखिए मैन का मतलब क्या बताया गया है, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ठीक है, पुरुष से अभिप्राय है। अगर कहीं पे मैन लिखा आ गया तो फिर उसकी एज की बात नहीं की गई है, किसी भी एज का, ठीक है। अगर मेल ह्यूमन बीइंग है किसी भी एज का तो वो वहां पर हम उसको बोलेंगे मैन, ठीक है। जैसे न्यू बॉर्न अगर मेल चाइल्ड है, ठीक है, और एडल्ट मेल है या फिर दोनों है तो वो मैन है इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइस आज हमने स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट कर लिया सबसेक्शन 19 तक का सेक्शन 2 के, ठीक है। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो कवर कराऊंगी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें बीएनएस पूछा जाता है और आपको बीएनएस से डर लगता है तो ट्रस्ट में इस तरीके से आप पढ़ो, धीरे धीरे आपकी क्या होगी, एक कमांड बनेगी, ठीक है। और जब आपकी एक कमांड बनेगी आप चीजों को समझने लगेंगे तो आपको लॉ में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको चीजें समझ आने लगेगी, ठीक है। अभी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।